हेलो दोस्तों, आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है। आप सभी को पता है कि आपकी वैकेंसी जो है, जिन लोगों को ये पता है कि आपके यूपी में प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य की वैकेंसी 2026 वाली बहुत जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, सेक्शन सी है। सेक्शन सी में सबसे पहले हम लोग यूनिट 6 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था कि सिलेबस आपका क्या है, किस सिलेबस से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो यहाँ से टोटल जो है 60 प्रश्न जो है यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर भी मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज हम लोग भारत में शिक्षा के विकास, जो भारत में शिक्षा का विकास है यूनिट 6, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले 1813 के आज्ञा पत्र से है। लेकिन यदि अगर हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय शिक्षा के इतिहास को, तो काफी कंफ्यूजिंग रहेगा। बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी और बहुत सी चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो इसका एक ही हल है कि हम लोग बेसिक से थोड़े कम समय में बेसिक से अपना समझ ले टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ये है पहला, पहले स्लाइड में अगर हम देखते हैं, यहां पर कह सकते हैं, एक मिनट नोट्स में, यहाँ पे अगर हम कहें कि पहले पॉइंट में कि यहाँ पर हम ले यूनिट 6 को, ठीक है, यहाँ पर ले रहे हैं यूनिट 6 को। यूनिट 6 में हम लोगों देख रहे हैं भारत में शिक्षा के विकास की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भारत में, भारत है, भारत में शिक्षा की बात कही जाएगी, किसकी शिक्षा की बात कही जाएगी, वो भी कहाँ, प्राचीन शिक्षा। क्या देखना है, प्राचीन। जब प्राचीन शिक्षा को हम देखते हैं तो सबसे प्राचीन में आपको मिलता है ज्ञान। ज्ञान की बात करेंगे, और ज्ञान की कौन बात करता है, वेद। कौन करता है, वेदों से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कह सकते हैं कि भारत में ज्ञान का स्रोत या ज्ञान का साधन किसे माना गया है, सबसे पहले तो वेदों को ही ज्ञान का स्रोत माना गया। अब वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन इनमें से भी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद मिलता है। लेकिन इसके एक पॉइंट को और थोड़ा सा बैक में चलते हैं, तो कहते हैं भाई बैक में चले या ना चले, लेकिन कहते हैं कि भारत में शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं तो कैसी, प्राचीन समय की। तो प्राचीन समय में जो शिक्षा दी गई थी उसको बोला गया वैदिक शिक्षा। क्या बोला गया, वैदिक शिक्षा बोली गई। ठीक है, वैदिक शिक्षा बोली गई इसको। अब वैदिक शिक्षा का भी बंटवारा कितने हुआ, 2 भागों में डिवाइडेशन हुआ। एक तो हुआ इसका पूर्व वैदिक काल, एक क्या पूर्व वैदिक काल है आपका, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। क्या है, उत्तर वैदिक काल है। एक पूर्व वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। पूर्व वैदिक काल में क्या थी, शिक्षा व्यवस्था जो थी वो सभी कैसी थी, कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। लेकिन समय का परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, पूर्व वैदिक काल में ही चारों वेदों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर वेदों की बातें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में कर्म को हटाकर इन्होंने क्या कर दिया, जन्म के आधार पर, क्या देना, जन्म के आधार पर यहाँ पर बात करते हैं। अब याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल की जो शिक्षा थी पूरी की पूरी वैदिक परंपराओं के अनुसार थी। वैदिक वैदिक का मतलब यह वेद परंपराओं के अनुसार थी, जिसमें चारों वेदों का वर्णन मिलता है, उनमें जिस प्रकार की शिक्षा की बात कही गई वैसा। लेकिन बीच का जो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच का जो समय था, यहाँ पर क्या है, उसमें छेड़छाड़ होती है, संशोधन होता है, लोग उसमें कुछ अपने जरूरत के अनुसार चीजों को जोड़ देते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में तभी जो है
कर्म के आधार पे ना होकर जन्म के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, और जिसमें सबसे निम्न वर्ग को शिक्षा का अधिकार उन्होंने उनसे छीन लिया। क्लियर है यहाँ पर? ये तो थी केवल रूपरेखा एक छोटी सी कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या थी, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम बात करें काफी पॉइंट्स आपको देखने या समझने को मिलेंगे आपको। क्लियर? यहाँ पर अब देखिए वैदिक शिक्षा प्रणाली का काल क्या है। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली के काल को अगर हम देखते हैं कि वैदिक शिक्षा का समय लगभग कितना माना गया है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है ना आपको, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक शिक्षा कह रहे वैदिक शिक्षा प्रणाली का काल क्या था। कहते हैं वेदों की रचना को लेकर विद्वानों में भिन्न भिन्न मत है। ये भिन्न भिन्न मत मैंने आपको बता दिए कि मैक्स मूलर ने लगभग 1200 ईसा पूर्व माना है। वहीं लोकमान्य तिलक जी की बात करें तो उन्होंने 4000 से 225 ईसा पूर्व माना है, और वाकड़कर ने जो माना है आपका लगभग 5000 ईसा पूर्व माना है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सटीक बैठता है इन लोगों के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है इतिहासकारों के द्वारा, उनका फैक्ट बैठता है कि भाई वास्तविकता में 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय माना जाता है। ठीक है, कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली में। इसमें इतिहासकारों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इतिहासकारों ने क्या माना है, इतिहासकारों ने इसे दो कालों में विभाजित किया था। एक पूर्व वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल। देखिए बिल्कुल सेम कह रहा, प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय जो है किससे माना जाता है? वेदों से माना जाता है। लेकिन वेद जो है अपौरुषेय थे, अर्थात किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं। अब वेद का अर्थ होता है विद मतलब जो है विद जो है एक प्रकार की धातु है, तो जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो वेद भारतीय जीवन दर्शन का मूल स्रोत माने जाते हैं। वेद क्या है? वेद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत माने जाते हैं, और मुख्य रूप से वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं। क्या होते हैं? वेद 4 होते हैं आपके। क्लियर? यहाँ पर ये अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो जो स्लाइड आपके सामने है वो स्लाइड में हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं आपके। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले वेदों की बात करें, ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है? तो वो है आपका आयुर्वेद। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है प्रजापति। कौन है प्रवर्तक? प्रजापति। और इनके अध्येता या गुरु जो होते हैं उनको कहते हैं होत्र। और इनकी विशेषता क्या होती है? ये स्तुति परक मंत्र जो है इसमें लिखे होते हैं ईश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए। अभी एक स्टेप बताएंगे तो काफी मजा आने वाला है इसके बाद। ठीक है, तो दूसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद इसका उपवेद होता है धनुर्वेद, और इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र जी हैं, और इसके गुरु को, इसके ज्ञाता को क्या कहता है? अध्वर्यु कहा जाता है। इसमें क्या होता है यजुर्वेद में? तो यजुर्वेद में यज्ञ और आहुति से संबंधित चीजें लिखी हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पर आता है सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है आपका? गंधर्व वेद है, और इसके प्रवर्तक कौन है? इनके प्रवर्तक है नारद, और अध्येता कौन है? उद्गाता है आपके। यह जो है गान रूप में पाठ किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें गान रूप में पाठ किया जाता है आपका। अब नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। क्या आता है नेक्स्ट? अथर्ववेद, जिसके जो है उपवेद, जिसका उपवेद क्या है आपका? शिल्पवेद है, और प्रवर्तक कौन है इनके? विश्वकर्मा जी हैं आपके, और इसके अध्येता या गुरु को ब्रह्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। और इनकी विशेषता क्या है? ये व्यावहारिक ज्ञान से संबंधित होता है आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा आपका। ठीक है, ये पॉइंट रहा है आपका इसमें। अब यहां पर हम लोग वैदिक परंपरा से संबंधित पॉइंट को पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा जो है कैसी थी। तो इन्होंने कहा कि उत्तर वैदिक काल में, ये कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार था।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अनेक इतिहासकारों ने, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, अनेक हर जगह जो है आपको ये लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे द्वारा ये कथन नहीं कहा जा रहा है। कहते कि उत्तर वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक छत्र अधिकार हो गया था, इसलिए कुछ विद्वान उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली कहते थे। नोट कर लीजिएगा कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है, ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली। ये नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इस काल में शिक्षा जो है 2 स्तरों में विभाजित थी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा परिवारों में होती थी और उच्च शिक्षा गुरुकुल में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा जो है घर परिवार में होती थी और उच्च शिक्षा कहाँ होती थी? गुरुकुल में होती थी। प्रारंभिक शिक्षा जो है को जब घर में शुरू होती, जो वैदिक कालीन में या उत्तर वैदिक काल कहें या वैदिक काल कहें, तो उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह सबसे पहले होती थी विद्या आरंभ संस्कार। क्या होता था? विद्या आरंभ संस्कार। और यह संस्कार लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी भी शुभ दिन बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार किया जाता था। इसमें होता क्या था? इसमें बालक को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाकर और घर में जो है घर के आपके कुल पुरोहित आते हैं। कुल पुरोहित क्या करते हैं? चावल होता है ना, चावल के 3 रूप बताए गए हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा। पहला तो होता है अक्षत, दूसरा भात, तीसरा चावल। अब ये तीनों कंडीशन कैसे कैसे होती वो भी जान लो। जब कभी भी हम पानी में चावल को भिगो कर रख दें और उसको यूज करें तो वो अक्षत कहलाता है। जब चावल को हम पका देते हैं, जब हम पका देते हैं तो उसको भात बोलते हैं, और जो सामान्य रूप में रहता है उसको ही हम चावल कहते हैं। तो अक्षत, भात और चावल, ये 3 अवस्थाएं आप इनको जान लीजिए। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। तो वहां पर क्या करते हैं कि चावल जो बिछाकर चावल जो है जब एक साफ सुथरे कपड़े में फैला देते हैं और उस पर जो है बच्चे से किसी भी वर्णमाला का कोई एक अक्षर बनवाते हैं, तो वहां पर बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। क्लियर यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है आपका उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा देखिए, वैदिक काल में उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो वहां पर उपनयन संस्कार की बात आती। क्या थी? उपनयन संस्कार की बात आती है, जिसका अर्थ क्या होता है? पास ले जाना। ठीक है, पास ले जाना, अर्थात गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। ये पॉइंट आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। ठीक है, माइंड में सेट कर लेना है ये। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है आपका कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए आयु क्या थी भाई? तो गुरुकुल में प्रवेश के नंबर 1 पर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों की आयु मानी गई कि भाई इनका प्रवेश 8 वर्ष की आयु में होगा। कहां पर? गुरुकुल में होगा। और ऋतु कौन सी होगी? बसंत ऋतु होगी। और इसमें शिक्षा कौन सी दी जाएगी? ब्राह्मणों को केवल कर्मकांड की ही शिक्षा केवल दी जाएगी, अन्य कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 2 पर आपके आते हैं क्षत्रिय। क्या आते हैं? क्षत्रिय। इनके प्रवेश की आयु क्या थी? 10 से 11 वर्ष की आयु में इनका प्रवेश होता था गुरुकुल में। ये किस ऋतु में आते थे? ये ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रवेश होता था। इनको कैसे शिक्षा दी जाती थी? तो इनको शासन, कार्य और युद्ध कौशल की शिक्षा प्रदान की जाती थी। कर्मकांड की शिक्षा क्षत्रियों को नहीं दी जाती थी, और न ब्राह्मणों को शासन और युद्ध कौशल की शिक्षा दी जाती। मतलब कि शिक्षा भी यहाँ सीमित थी, बंटवारे में थी कि कौन क्या पढ़ेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करने वाला है। नंबर 3 पर आपका आता है क्या? वैश्य आता है। वैश्य की आयु कितनी मानी गई प्रवेश के लिए गुरुकुल में? 12 वर्ष मानी गई। और इसमें जो ऋतु मानी गई है वो शरद ऋतु है आपका। इनको किस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही गई? ये कहा गया ये तो कृषि है, पशुपालन और व्यापार की शिक्षा जो है इनको प्रदान करी जाएगी। भाई ये तो रहे 3 वर्ण। चौथा वर्ण था, चौथे वर्ण में क्या था कि प्रवेश निषेध था। चौथे वर्ण में क्या था? प्रवेश निषेध था।
पहली बात तो ऊपर ही इन्होंने बंटवारा कर दिया, नीचे फिर बंटवारा कर दिया, तो इसीलिए हम लोगों का हृदय नहीं मानता है कि हम लोग वैदिक कालीन परंपरा को माने, सनातनी परंपरा को हम लोग माने, इसीलिए नहीं मानते। लेकिन अब वो उस समय था, नहीं मानते थे। आज तो सबको बराबर रख दिया है ना। अब बराबर रख दिया है कि नहीं रख दिया है, कागजों में तो हम सब बराबर हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर क्या हम और आप बराबर हैं? ये आपको सवाल हमसे नहीं पूछना है, ये आपको अपने स्वयं से पूछना है, अपने आसपास के वातावरण से, सामाजिक वातावरण से पूछना है कि क्या ये वास्तविक रूप में धरातल पर है अथवा नहीं है। आपका क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? फिलहाल हमको फोकस करना है हम लोगों को प्रधानाचार्य और प्राचार्य से संबंधित 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है, काफी मजबूत वैकेंसी। क्यों इसलिए कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कम लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें 5 साल का अनुभव मांगा गया है, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आपकी पोस्ट बढ़े। पोस्ट बढ़ने से अच्छा है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या करेगी, आपका एग्जाम लेगी और आपको सीधे हेडमास्टर या प्रिंसिपल बना देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं संस्कार। अब इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार आता है। क्या आता है? कन्वोकेशन सेरेमनी आती है, समावर्तन संस्कार, जिसमें कहते हैं कि जब बालकों की गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो जाती थी तो समावर्तन समारोह होता था। क्या होता था? जब बालकों की गुरुकुल में शिक्षा पूरी हो जाती थी तो समावर्तन समारोह होता था। जो पुराने प्राचीन समय में समावर्तन समारोह होता था, आज वही जो है आज वही क्या कहते हैं, समारोह हम लोग दीक्षांत समारोह के रूप में विश्वविद्यालयों में मनाते हैं, ठीक है। कहते हैं समावर्तन का अर्थ होता है फिर से लौट आना। अभी तो पास ले जाना था उपनयन संस्कार में, अब क्या है, समावर्तन संस्कार में फिर से लौट आना, अर्थात घर की ओर लौटने की बात कही गई। जिसमें कह रहा आधुनिक विश्वविद्यालयों में जो दीक्षांत समारोह होता है वह समावर्तन समारोह का परिवर्तित नाम है। क्या है? परिवर्तित नाम है। वैदिक काल में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना गया। याद रखिएगा, वैदिक काल की बात कर रहे हैं, लिखिए अपनी कॉपी में नोट करिए। वैदिक काल नोट कर लिया। वैदिक काल के नीचे लिखिए तीसरी नेत्र। तीसरी नेत्र किसे माना गया? शिक्षा को तीसरी नेत्र माना गया है। नेक्स्ट कह रहा कि वैदिक काल में शिक्षक को अन्य किन नामों से जाना जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आप कह सकते हैं इनको धियावसु कहा जाता है। क्या कहता है? इनको धियावसु कहा जाता है, जिसकी बुद्धि क्या हो, बहुत ही बुद्धि ही धन है। मतलब जिस व्यक्ति का बुद्धि ही धन है वो गुरु होता है ना, तो उसको धियावसु कहा गया। दूसरा सत्य जन्मा भी कहा गया, इसलिए क्यों कहा गया? क्योंकि सत्य को जानने वाला है। तीसरा विश्ववेदा। क्या था तीसरा? विश्ववेदा, जिसको सब कुछ ज्ञान है। आपका क्या है? जिसको सब कुछ ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में कह रहा है कि ऋषि आश्रम। ऋषि आश्रम क्या थे? कह रहे वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञों को ही ऋषि कहा जाता। मतलब वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान जिसको होता था उसे हम ऋषि कहते थे। और जो है अपनी कुटिया, वो लोग क्या कहते हैं, और वो अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। कहाँ? इसे ही ऋषि आश्रम कहा गया। मतलब ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता था या आध्यात्मिक ज्ञान जिन लोगों के पास रहता था उनको ऋषि कहा गया। वह अपना आध्यात्मिक ज्ञान अन्य लोगों को जब देने लगे तो देने के लिए उन्होंने ऋषि आश्रम का निर्माण किया। इसमें मुख्य पॉइंट है कि ऋषि परिषद क्या होता है? विद्वानों की एक सभा होती है जिसे परिषद कहा जाता है। अब इसमें मेन पॉइंट क्या है आपका? परिव्रजाचार्य,
ठीक है। वैदिक काल में परिव्रजाचार्य भी एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। इसमें कहते हैं कि ऐसे आचार्य जो परिभ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों को धर्म और नीति की सामान्य शिक्षा देते थे, उन्हें परिव्रजाचार्य कहा जाता था। ठीक है, अब इतना कह दिया तो कहते हैं कि परिव्रजाचार्य का अर्थ क्या होता है? तो परिव्रजाचार्य का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला आचार्य, जिसको परिव्रजाचार्य कहा गया। भ्रमण करने वाला आचार्य जो सामान्य रूप में चलती फुर्ती एक लाइब्रेरी के रूप में आपके सामने है। ठीक है, फिर कहते हैं कि यह अपने में उच्च शिक्षा की चलती फिरती संस्थाएं थी। बिल्कुल भाई, अपने आप में ये चलती फिरती क्या थी? संस्थाएं थी, जिनमें सामान्य जानकारियां सभी चीजों की थी। कौन सी सभी चीजों की? एक तो धर्म उस सबसे ज्यादा था, और दूसरा नीति। ठीक है, धर्म और नीति दोनों की इसमें सबसे ज्यादा क्या थी? संस्थाएं रहती, आपकी पूरी जानकारी रहती थी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें प्रमुख जो है स्थान, जो शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे उनसे संबंधित। तो यहाँ पर जो है तक्षशिला, जो कि उत्तरी भारत में गांधार राज्य की राजधानी था। गांधार नरेश भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर ही तक्षशिला बसाया था वहीं पर। मिथिला की बात करें तो मिथिला जो है मध्य भारत में स्थित, मिथिला की राजधानी मिथिला में। प्रयाग भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। फिर काशी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित। फिर कांची आता है, कांची दक्षिण भारत में है। कांची को वर्तमान में कांजीवरम के नाम से जाना जाता है। कांची दक्षिण भारत का एक तीर्थ स्थल भी है आपका। क्लियर है पॉइंट यहां पर? चलिए, जब इतनी चीजें आपको शुरू हो गई, अब यहां पर इसके बाद कुछ परिवर्तन होता है। वैदिक काल में या कहें उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड ज्यादा हो गए, धर्म का काम ज्यादा होने लगा, तो वहां पर लोग परेशान होने लगे। वास्तविक रूप में जो काम होना था वो काम नहीं हो रहा था, और सभी अन्य काम वहां पर हो रहे थे आपके। क्लियर है पॉइंट यहां पर? ठीक, अन्य सभी काम वहां पर हो रहे थे। तो वहां पे कहते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा में क्या है कि वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत अधिक धर्म एवं कर्मकांड बढ़ने लगा, जिसके कारण अन्य धर्मों का जन्म होता है। तो कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की अति हुई। क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड की अति हुई, और इसका विरोध भी क्या हुआ? प्रारंभ हो गया। जब विरोध करना हम प्रारंभ कर देते हैं तो कोई एक नई चीज निकलकर जरूर आती है। कहते परंतु यह विरोध बहुत पहले ही किसने किया था? चारवाक ने और आजीवकों ने शुरू कर दिया था, परंतु उनके विचारों में कोई ठोस दर्शन नहीं था, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। किसका हुआ? बौद्ध धर्म का उदय होता है, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहता है। इसमें आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनको जो है बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर मारा गया, पीटा गया, बल्कि जान से भी मारा गया। ये हम नहीं कह रहे, मैं जितनी भी बातें यहाँ पे कह रहा हूँ प्रमाणित किताबों में ऐसा है, मेरे द्वारा नहीं। तो प्रमाणित किताबों में ऐसा मिलता है कि जो है बौद्ध भिक्षुओं को भारत से भगा दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं की किताबों को जलाकर खंडित कर दिया गया। ठीक है, नहीं तो भारत में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं जितनी यहाँ पर नहीं, अगर आप कहीं पर भी कोई खुदाई करेंगे किसी ईश्वर की नहीं मिलेगी आपको मूर्ति। मिलेगी तो किसकी? भगवान गौतम बुद्ध की मिलेगी। ठीक है, किसकी मिलेगी? भगवान गौतम बुद्ध की मिलेगी। या आप किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, जिस समय मूर्ति का श्रृंगार होता है, मूर्ति के श्रृंगार होते समय जब वो उनको पानी से धोया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है, तो उनके मुख की जो आकृति देखेंगे या उनकी बनावट जो देखेंगे वो गौतम बुद्ध जी से ही मिलता जुलता रहता है। मिलता जुलता नहीं बल्कि गौतम बुद्ध का ही प्रतीक रहता है वो। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? तो कह सकते कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ गौतम बुद्ध ने किया था।
ठीक है, गौतम बुद्ध ने किया था। अब इनकी शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत, इतनी सशक्त क्यों थी? क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हम वर्ण व्यवस्था तो मानते ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने लोग हैं सभी लोगों का प्रवेश जो है होगा, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा, ऐसा नहीं कि प्राचीन समय में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उच्च और बड़े घर की महिलाओं को ही शिक्षा दी जाती थी। छोटे घर के क्या थे, छोटे घर के बच्चों को तो शिक्षा की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि वो तो केवल जन्म लिया था, उन्होंने केवल सेवा के लिए लिया था। ठीक है, अब कहते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब कि वैदिक काल का समय क्या है? वैदिक काल का समय, वैदिक काल के समय की बात करेंगे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक बात करी थी। अब 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक किसका राज्य चला, किसका समय चला? बौद्ध कालीन शिक्षा का समय माना जाता है। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं, जो कि बौद्ध धर्म प्रचारक थे, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसके बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहा गया है। अब कहते हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली इसलिए कहा गया क्योंकि इसका विकास बौद्ध काल में हुआ और यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर आधारित था। ठीक है, कहते हैं कि वैदिक धर्म की शिक्षा कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के विपरीत बौद्ध धर्म में समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित थी। यदि देखा जाए तो यदि आप दोनों धर्मों में या दोनों शिक्षा प्रणालियों में तुलना करेंगे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में और वैदिक शिक्षा प्रणाली में आपको कमियां मिलेंगी, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मेरी नज़र में तो कोई कमी नहीं है सिवाय वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के। ठीक है, आप उसमें देखेंगे तो आपको खुद स्वतः ही पता चल जाएगा, मुझे उतना ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। अब बात करते हैं कि बौद्ध काल में बौद्ध संघ, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार में शिक्षा एवं विद्या दी जाती थी। मतलब जितनी भी पढ़ाई होती थी मठ विहार में या संघ में होती थी, आपकी शिक्षा का कार्यक्रम आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद आपका क्या आता है? बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य माने गए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय, तीसरा है आपका दुख निरोध और चौथा दुख निरोध प्रतिपदगामिनी। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध प्रतिपदगामिनी। तो दुख अर्थात गौतम बुद्ध जी ने बताया कि इस संसार में 4 प्रकार के सत्य हैं, जिसको आर्य सत्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहला जो होता है दुख, जिसका अर्थ होता है संसार जो है दुखमय ही है आपका। क्या संसार दुखमय। दूसरा आपका आता है दुख समुदय। दुख समुदय का अर्थ होता है कि ये दुखों का कारण कौन है? दुखों का कोई ना कोई कारण भी है। तीसरा आता है दुख निरोध। इन्होंने कहा कि भाई अगर कारण है तो दुख का अंत भी निश्चित है। और चौथा इन्होंने कहा कि दुख निरोध प्रतिपदगामिनी। इन्होंने कहा इन दुखों से बाहर निकलने का एक अंतिम मार्ग है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्या होता है वो? अष्टांगिक मार्ग होता है आपका। इसमें कौन से अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांश, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके अष्टांगिक मार्गों के नाम है आपके। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करते हैं तो इनके 3 रत्न माने गए। एक बुद्ध माना गया, दूसरा धम्म माना गया और तीसरा संघ माना गया। ठीक है, तो पहले बुद्ध वाले में क्या कहा गया भाई? इन्होंने कहा कि बुद्ध का मतलब जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य है, जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। वह बुद्ध, शाक्य मुनि तथा तथागत गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तार्किक ज्ञान वाला।
जो तार्किक ज्ञान वाला होता है उसी को बुद्ध कहा गया। दूसरा आता है धम्म। धम्म में क्या कह रहे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को धम्म कहा गया है। क्या बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ही धम्म कहा गया है। कह रहे संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पर ही आधारित होता है। धम्म का मतलब होता है नैतिकता। धम्म का मतलब क्या होता है, नैतिकता होता है। फिर इसके आगे आता है आपका संघ आता है। क्या आता है, संघ, जिसमें कहते हैं कि बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को हम लोग संघ कहते हैं। कहते हैं बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए संघ का अर्थ होता है राज्य, अर्थात तर्क प्रधानों की संगतता या तर्क प्रधानों की संगत है आपकी। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि बौद्ध धर्म में और क्या पॉइंट है। तो बौद्ध धर्म में जो एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, एक त्रिरत्न होता है, दूसरा होता है त्रिपिटक होता है। क्या होता है, त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है आपका। क्लियर। क्या है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में यह पिटकों में सबसे बड़ा पिटक होता है। इसके अंदर क्या क्या है, तो इसमें कहते हैं कि बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन होता है। ठीक है। दूसरा होता है विनय पिटक। विनय पिटक जो है पिटकों में सबसे छोटा होता है और यह बौद्ध संघ के आचार विचार और नियमों का निषेध का संकलन होता है इसमें। क्लियर। तीसरे में अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटकों में मध्यम या बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन होता है इसमें। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि भाई सुत्त पिटक है तो यहाँ पे उपदेश है। विनय पिटक में क्या है, विचार, क्या कह सकते हैं, नियम रखिए। विनय पिटक में नियम होते हैं आपके, और यहाँ पर अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारधारा। ठीक है, इस तरीके से आप इस पॉइंट को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अब और पॉइंट देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा गया था। एक प्रारंभिक शिक्षा है, दूसरी उच्च शिक्षा है, तीसरी जो है उपसंपदा संस्कार है। प्रारंभिक शिक्षा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। ठीक है, पबब्जा होता है। क्या होता है, पबब्जा संस्कार होता है ना, इसका अर्थ होता है बाहर जाना। जब बालक 8 वर्ष का हो जाता है तब प्रवज्जा संस्कार होता है आपका। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है अब पबब्जा संस्कार में क्या होता है, जब बालक जो है मठ में प्रवेश करता है तो उसको 3 वाक्य बुलवाए जाते हैं। पहला बुद्धं शरणं गच्छामि, दूसरा संघं शरणं गच्छामि और तीसरा बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तीसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। ये 3 जो है जब बोले जाते हैं तब बालक को वहां पर प्रवेश दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे फिर इसके उच्च शिक्षा की बात करेंगे तो उच्च शिक्षा का समय जो है 12 वर्ष यहाँ पर माना गया है। उपनयन उपसंपदा संस्कार क्या था, उपनयन संस्कार की बात करें तो वो वैदिक परंपरा में। इसमें क्या है आपका नंबर 3 पे उपसंपदा संस्कार, जिसमें भिक्षु शिक्षा की बात कहते हैं। जो उच्च शिक्षा समाप्त होने के पश्चात उपसंपदा संस्कार होता है, जिसमें शिक्षक जो है उपाध्याय या उपाध्याय इसमें इनको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है यहाँ पर बौद्ध कालीन मुख्य शिक्षा के केंद्र। बौद्ध काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला था, नालंदा था आपका, तक्षशिला था, नालंदा विश्वविद्यालय था, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे आपके। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो सारनाथ,
नदिया, जगद्दला, मिथिला, ओदंतपुरी, कांची, ये जो है शिक्षा के मुख्य केंद्र वहां पर उस समय थे, बौद्ध काल के समय थे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करेंगे, मुस्लिम कालीन शिक्षा की। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में सबसे ज्यादा मुख्य जो पॉइंट था कि इसमें क्या था, इसमें जो एग्जाम में आपको याद रखना है, इनकी लड़ाई उड़ाई क्यों नहीं याद रखना है, अगर लड़ाई याद करना चाहते हो कर सकते हैं, कि मोहम्मद गौरी, क्या मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। मोहम्मद गौरी से लेकर मुगल साम्राज्य की समाप्ति तक भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार रहा, अर्थात 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक 1200 से 1700 तक कौन रहे, मुगल शासक रहे। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मध्यकाल का समय 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक लगभग माना जाता है। इसीलिए सन 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी थी। वहीं कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने विभिन्न प्रदेशों में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर मस्जिदों को बनवाई यहाँ पर। तो और कुछ समय पश्चात मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को साम्राज्य देकर कहाँ वापस लौट गया आपका। ठीक है, तो ये सब विदेशी थे ना, ये सब विदेश से आए थे यहाँ पर। अब इसमें अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा के ढांचे की बात करें, तो इसमें क्या है मुस्लिम काल में, तो मुस्लिम काल में शिक्षा 2 स्तरों में क्या थी, विभाजित थी, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र था उसको मकतब कहा जाता था, जहां पर अरबी भाषा की कुतुब शब्द से बना है, मतलब मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। क्या है, वह स्थान जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में मकतब जो है मस्जिदों से संबंधित होते थे, उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद भी मकतबों में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मकतबों में 4 बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर होता था। इस प्रवेश के समय सभी बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा कराई जाती थी। मतलब कि जब इनको मकतब में प्रवेश होता था तो इनमें एक रस्म कराई जाती है जिसको बिस्मिल्लाह खानी संस्कार कहा जाता है या रस्म कहा जाता है आप। ठीक है, यहाँ पर इतना हो गया। और फिर इसके बाद आता है अंग्रेजों का शासन, कि भारत में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, तो आधुनिक, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने प्राचीन समय के पॉइंट के सभी टॉपिक को डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो है वैदिक काल में कैसी शिक्षा रही, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल की शिक्षा कैसी रही, बौद्ध काल की शिक्षा के बाद प्राचीन काल की शिक्षा कैसी रही, बौद्ध काल के बाद वो आता है मुस्लिम काल, मुस्लिम काल की शिक्षा कैसी रही। तो हम लोगों ने वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में अंग्रेज मतलब आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ जो है भारत में कैसे होता है, वहां से हम लोग वह कहां तक चलेंगे, 1813 से पहले तक चलेंगे। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम लोग अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भारत में कैसे अंग्रेजों का क्या होता है, आगमन होता है। 1498 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा भारत आता है। भारत आता है तो वहां पर गोवा के तट पर कालीकट बंदरगाह पर रुकता है। वहां पर रुकने के बाद वहां पर कुछ फिर अपने और लोगों को संदेश भेजता है, फिर वहां से आते हैं। ये अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले अंग्रेजों में सबसे विदेशों का कौन सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले पुर्तगाल आया था। किसने प्रवेश किया था, पुर्तगाल किया। पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद और लोग, तो ऐसे धीरे धीरे क्रम में आते गए। लेकिन सबसे ज्यादा लंबा समय जिसने बिताया है वो आपके कौन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने।
तो यहाँ पर जो है कहानी आगे बढ़ती है कि भाई 1600 ईस्वी में ये लोग बिजनेस करने आए थे। क्या आए थे? व्यापार करने आए थे। जब यहाँ पर ये व्यापार करने आए तो लोगों से मिले, रूबरू हुए, लोगों के बारे में जाना और समझा। जब जाना और समझा तो इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपनी क्या पॉलिटिक्स खेलना शुरू करा, अपना क्षेत्र दायरा बढ़ाना शुरू किया। फिर इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में करी। लेकिन भारत में इसकी बात कहें तो 1613 ईस्वी में ये भारत में मुख्य रूप से आया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है व्यापार के साथ साथ शिक्षा से संबंधित बात करना शुरू किया। पादरियों को, अब जब एक नाव आती थी तो उसमें 1 या 2 पादरी को जरूर ले आते थे। वो क्या करते, धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे। तो इसी प्रकार भारत में अंग्रेजी शिक्षा का निर्माण हुआ और शिक्षा जो है नए स्तर पर पहुंच। शुरुआत में तो इसका विरोध हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ती गई और इसका समर्थन होने लगा। और आज भी हम लोग जो है विदेशी चीजों को ज्यादा यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये कहानी हम लोग कल की डेट में पढ़ने वाले, कल की डेट का मतलब होता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया है, फटाफट आप लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करिए 92 64 91 59 53 पर, ठीक है। इस पर आप डिस्कस करेंगे। इस पर अगर आप बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको कंप्लीट सिलेबस टाइम टू टाइम मिल जाएगा और समय से पहले आपकी तैयारी बहुत बेहतर से बेहतर होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सभी को थैंक यू वेरी मच।